हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। जब भी इंडिया की इकोनॉमी की बात होती है तो हमेशा लोग एग्रीकल्चर पे ही फोकस करते हैं, लेकिन इंडियन इकोनॉमी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है और ये कंट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस के बाद लगातार बढ़ते जा रहा है। तो इसीलिए आज हम जानेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो इंडिया जैसे एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री जिसमें एग्रीकल्चर बहुत प्राइमरी एक्टिविटी है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, हम लोग इसके मैन्युफैक्चरिंग के इंपॉर्टेंस को जानते हैं। सबसे पहला, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ही मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में कंट्रीब्यूट करती है। मतलब अगर ट्रैक्टर्स, फर्टिलाइजर्स, यूरिया, पेस्टिसाइड्स अगर ये सब नहीं होंगे तो खेती आज भी पुराने तरीके से की जाती। तो इंडस्ट्रीज ने मॉडर्नाइजेशन के माध्यम से खेती को के ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। नंबर 2, यहाँ पे जो बर्डन है जॉब्स का वो कम करती है, दैट इज रिमूविंग द बर्डन ऑफ जॉब्स ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो फैक्ट्रियों में साल भर जॉब्स मिलता है, जबकि खेती के अंदर काफी सीजनल एम्प्लॉयमेंट मिलता है। जब फसल लगाई जाती है या जब फसल काटी जाती है तभी जॉब्स मिलता है और बीच में कभी थोड़ा बहुत काम रहता है। तो ज्यादातर काम जो है वो कुछ समय के लिए होता है, लेकिन इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपको जॉब साल भर मिलता है। इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो जॉब का प्रेशर है, वो बर्डन है, उसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कम करती है। तीसरा जो है दैट इज रिड्यूसिंग द पॉवर्टी। जब लोगों को जॉब मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा या कम से कम होगा, तो एक जाहिर सी बात है कि पॉवर्टी कम होगी, लोगों के पास काम होगा तो वो गरीब नहीं रहेंगे, काम होगा उनके पास में। तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग हेल्प इन रिड्यूसिंग द पॉवर्टी एज वेल एज। अगली चीज जो है दैट इज वी कैन अर्न फॉरेन करेंसी। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज ऐसी है जो कि हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो इससे भी हमें फॉरेन करेंसी अर्न करते हैं। साथ ही साथ में अगला एडवांटेज हम लोगों को, या इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये रॉ मटेरियल जो हमारे कंट्री में पाया जाता है उन्हें कन्वर्ट करता है फिनिश गुड्स में। जैसे एग्रीकल्चर में कॉटन, शुगर केन वगैरह प्रोड्यूस की जाती है, उसको फाइनल प्रोडक्ट के अंदर यार्न में या क्लोथ में या शुगर केन के केस में शुगर के अंदर या दूसरे प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही कन्वर्ट करती है। तो इसका ये अगला इंपॉर्टेंस है दैट इट कन्वर्ट इनटू गुड्स इनटू रॉ मटेरियल इनटू फाइनल फिनिश गुड्स। अब हम बात करते हैं कि इसका जीडीपी के अंदर क्या कॉन्ट्रीब्यूशन। वेल, जीडीपी के अंदर 17% का कंट्रीब्यूशन इस समय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इंडिया की कंट्रीब्यूट कर रही है, जिसे हम लोग चाहते हैं कि इसे बढ़ाकर 25% तक किया जाए, क्योंकि आसपास के जितने एशियन कंट्री जो कि हमसे ज़्यादा बेटर है, उन सब का कंट्रीब्यूशन 25% से 35% तक है। तो सरकार का ये टारगेट है कि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 25% तक जाए। तो इसके लिए अभी जो हमारी ग्रोथ है वो केवल 9 से 10% पर एनम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर है, जो कि हम चाहते हैं कि 12% तक हम लोग हर साल अगर ले जाए तो 25% जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन हो सकता है। इसके लिए सरकार ने एक एनएमसीसी, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल एस्टैब्लिश की है, और इसका जो प्राइमरी गोल है कि वो इंश्योर करे कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो 12% से 15% तक की ग्रोथ शो करे, ताकि हम लोग जो हमारा टारगेट है 25% कॉन्ट्रीब्यूशन इन जीडीपी वो हम लोग अचीव कर सके। अब अगली बात ये आती है कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इसे लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फैक्ट्री की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके लिए कुछ फैक्टर्स देखे जाते हैं। सबसे पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, यूनिट अगर वहाँ लगाई जाए तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज ए अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। मटेरियल बन गया, फिनिश गुड्स हो गया, उसको हम लोग पूरे कंट्री में या विदेशों में एक्सपोर्ट करने में हमें क्या कन्वीनियंस जगह रहेगी जहाँ पे हम लोग उसको कंट्री में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सके, और अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सके। इसीलिए अगर कोई एक्सपोर्ट यूनिट है तो वो कोस्टल एरिया में ज़्यादा उसे प्रीफर करेगी। गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, ऐसे कोस्टल रीजन में इसको प्रीफर किया जाएगा। तीसरा है वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट। वहाँ पे बनाने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है, लेबर कॉस्ट कितना है, एंड देन वी डिसाइड द फैक्ट्री लोकेशन। तो ये कुछ फैक्टर है जो कि हम लोग हमेशा कंसीडर करते हैं डिसाइडिंग द लोकेशन ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई करना चाहें तो हम अलग अलग बेस के उस पर इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, तो एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो होती है जिसमें हम लोग खेती के जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि कॉटन है तो उसको हम कॉटन टेक्सटाइल में कन्वर्ट करते हैं,
या इसके बाद में हम सिल्क है या शुगर है या रबर है, इन सबको हम उगाते हैं खेतों में, उसके बाद हम उसको प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये हो गया एग्रो बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। नंबर 2 पे है दैट इज कॉल्ड मिनरल बेस्ड। जमीन से जो हम लोग मिनरल्स निकालते हैं जैसे आयरन ओर या एल्युमिनियम मैग्नीज वगैरह, जिसको हम आगे कन्वर्ट करते हैं स्टील में एल्युमिनियम में। तो ये सारी जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं दैट इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो हम लोग दो भागों में एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड में सबसे पहले तो हम रॉ मटेरियल के बेस पर हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके आगे हम चलते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रूल। अगर ये की इंडस्ट्री है, मतलब बेसिक इंडस्ट्री है, जैसे कि स्टील इंडस्ट्री है, आयरन इंडस्ट्री है, एल्युमिनियम इंडस्ट्री, ये हमारी बहुत ही की और बेसिक इंडस्ट्री है। इसी का सेकंड टाइप हो सकता है कंज्यूमर इंडस्ट्री, जिसका प्रोडक्ट कंज्यूमर यूज करता है या कंज्यूम करता है, जैसे कि टूथपेस्ट हुआ, पेपर हुआ, सोप हुआ, ये सारी चीजें जो है वो कंज्यूमर फाइनली कंज्यूम करता है। तो इसीलिए हम लोग कंज्यूमर इंडस्ट्री को हम लोग यहाँ पर सेकंड टाइप में इसी के अंदर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रूल। तीसरा जो हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज द ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो डेफिनेटली इट विल बी अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अगर इसमें छोटे कम अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है तो इट विल बी कॉल्ड और नेम्ड एज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो इस प्रकार से हम लोग कैपिटल के बेस पे भी हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। अगली चीज़ है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो तीन चीज़ इसके अंदर हमारी हो सकती है, या तो पब्लिक सेक्टर हो, गवर्नमेंट की ओन कंपनियां हो, जैसे बहुत सारी है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, सेल है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल है। तो इस प्रकार से ये हमारी कुछ कंपनियां हैं जो कि पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, तो इसीलिए ये सरकार के पास में है। अगली है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो प्राइवेट सेक्टर में जैसे बजाज ऑटो हुआ या डाबर इंडस्ट्री हुआ या टाटा स्टील्स हुआ, तो ये हमारे प्राइवेट सेक्टर की प्राइवेट ओन इंडस्ट्री कहलाएगी। और कहीं कहीं पे तीसरा जो टाइप है दैट कैन बी अ जॉइंट, जहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो सकती है। तो इस प्रकार से ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। अब अपन आते हैं डिपेंड अपॉन द वेट, हम लोग इसको भी एक छोटी सी कैटेगरी अपन और बना सकते हैं कि हेवी वेट इंडस्ट्री या हेवी इंडस्ट्री लाइक आयरन एंड स्टील, जहाँ पे प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल का वजन ज़्यादा होता है। कुछ इंडस्ट्री जिसको हम लोग लाइट इंडस्ट्री कह सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल आइटम्स हुए, मैच बॉक्स हुआ, ये सारे हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जिनका प्रोडक्ट जो होता है वो कम वजन का होता है, दैट इज कॉल्ड द लाइट इंडस्ट्री। तो इस प्रकार से दो हम लोग इसको वेट के बेस पे भी हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज के बारे में। तो जो मेन इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर है मैं उनके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडिया के अंदर बहुत समय से कॉटन उगाया जा रहा है और हम लोग कपड़े बना रहे हैं, लेकिन जो ऑफिशियली जो आज जो मॉडर्न मेथड से बनाया जा रहा है वो ब्रिटिशर्स से मशीनों के द्वारा यहाँ पे मिल के द्वारा बनाए स्टैब्लिश की गई। ब्रिटिशर्स ने 1854 में पहली मिल स्टैब्लिश करी थी और यूरोप में जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड हो रहा था तो उस समय जो यहाँ पे जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही थी। तो इसीलिए सबसे पहले तो कॉटन का जो डेवलपमेंट है, कॉटन टेक्सटाइल का डेवलपमेंट ब्रिटिश एज के अंदर जो मॉडर्न टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका डेवलपमेंट हुआ। अब हम लोग बात करते हैं इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है अलग अलग पार्ट से इसके अंदर आता है। जैसे मिल सेक्टर जो है इस समय वो टोटल प्रोडक्शन में केवल 3.3% कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। पावर लूम से 84% जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है होजरीज का के फॉर्म में वो है 84% का टोटल जो प्रोडक्शन हो रहा है। हैंडलूम 11% का प्रोडक्शन कर रहे हैं और अदर्स में 1.3% का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये टोटल 100% का जो हमारा प्रोडक्शन है ये इसका क्लासिफिकेशन है। कॉटन जो बनता है उसकी जो प्रोसेस है वो अगर हम लोग उससे देखें तो पहले कॉटन प्रोड्यूस होता है खेतों में और वो मिलों में आता है, जहाँ पर कि हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं यार्न के अंदर, धागे के अंदर हम उसको फिर स्पिनिंग के जरिए हम उसको यार्न में कन्वर्ट करते हैं और बाद में उसको वीविंग की जाती है। वीविंग करने पर वो फैब्रिक बनता है। फैब्रिक के हम अलग अलग कलर में डाइंग करते हैं, फिर वो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भेजा जाता है, जहाँ पे कि जो भी हम उसका बनाना चाहते हैं, ट्राउजर्स, शर्ट, टी शर्ट, वॉट एवर, वो हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। अगर हम बात करें इंडिया का एक्सपोर्ट के बारे में टेक्सटाइल के अंदर, कॉटन टेक्सटाइल या जो हमारे दूसरे हैं इसमें इंडिया काफ़ी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करता है। स्पेशली हम यार्न काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि जापान है, यहाँ पे हम एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा यूएसए है, यूके है, रशिया है, फ्रांस है, ईस्टर्न यूरोप है, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, अफ्रीकन कंट्री, तो काफ़ी जगह पे हम लोग ये करते हैं और काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है भारत के लिए। अगली इंडस्ट्री जो मैं आपको ले जाना चाहता हूँ ये भी एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है और कॉटन की तरह ये जूट टेक्सटाइल है। जूट टेक्सटाइल जैसे कि आप जानते हैं कि ये बहुत सारे प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है, फर्नीचर में यूज़ किया जाता है, बैग्स बनाने में यूज़ किया जाता है। तो रॉ मटेरियल के मान से
हम लोग जो है बांग्लादेश के बाद सेकंड सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं जूट टेक्सटाइल के, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर वर्ल्ड के, बहुत हम लोग इसमें अर्न करते हैं। हमारे पास में इस समय 80 मिल्स हैं। 2010-11 तक हमारे पास लगभग 80 मिल्स थी, और ये जो मिल्स हैं ये नॉर्मली आपको हुबली रिवर या नॉर्मली आपको हुबली बेसिन के आसपास मिलेगी, क्योंकि इसमें वाटर काफ़ी लगता है, इसमें लेबर बहुत लगता है, ट्रांसपोर्टेशन लगता है, तो ये इजीली बंगाल के पास में ये अवेलेबल है। वहाँ पे वाटर भी अवेलेबल है गंगा किनारे हुबली बेसिन के ऊपर, साथ ही में चीप लेबर भी अवेलेबल है बंगाल के अंदर, बिहार में और झारखंड में। तो इस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन और चीप लेबर और वाटर सप्लाई, ये 3 फैक्टर है इसके ग्रोथ के लिए। आगे आते हैं, इसके अंदर करीबन मिल्स में जो कॉटन मिल्स जूट मिल्स हैं, इसमें 3.7 लाख लोगों को जॉब से एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और लगभग 40 लाख किसान जूट प्रोडक्शन करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है इंडिया के लिए। अब इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं जूट के लिए। सबसे पहला जो चैलेंजेस हैं दैट इज़ कि बांग्लादेश, फिलीपीन और ब्राज़ील ये भी काफ़ी तेज़ी से अपनी जूट इंडस्ट्री को ग्रो कर रहे हैं। सेकंड, अब सिंथेटिक फाइबर आ गया है, तो सिंथेटिक फाइबर आने के कारण से जो जूट बैग, पहले जो बैग्स जूट से बनते थे उसमें अब सिंथेटिक यूज़ होने लगा है, प्लास्टिक यूज़ होने लगा है, तो इस कारण से ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जूट इंडस्ट्री के लिए अब सामने आ गया है। अगली चीज़ जो आप लोगों को मैं यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से भी अलग अलग जो हमारे टेक्सटाइल है वो आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। अब हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री दैट इज शुगर इंडस्ट्री। इंडिया इज़ अमंग द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, गुड़, खांडसारी, और चाइना के बाद शुगर पूरे वर्ल्ड में इंडिया में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है या बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। लगभग 662 शुगर मिल है इंडिया के अंदर। 2010-2011 के जो हमारे पास आंकड़े हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, तो 662 मिल्स, शुगर मिल्स इंडिया के अंदर है, और इन शुगर मिल में ज़्यादातर ये यूपी में है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, इन कुछ बेल्ट्स के अंदर आप लोगों को शुगर मिल ज़्यादातर देखने को मिलेगी। अब इसके अंदर सबसे बड़ा जो चैलेंजेस आ रहा है दैट इज़ कि इसमें ओल्ड मेथड जो है वो है, काफ़ी सीजनल नेचर की इंडस्ट्री है, जब साल में क्रॉप्स कटती है तब शुगर मिल में काम मिलता है। एंड फिर है ट्रांसपोर्टेशन की अवेलेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है। तो ये है शुगर इंडस्ट्री के बारे में। अब हम बात करते हैं अगली जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री, ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। इसमें सबसे पहला है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। जैसे कि आप जानते होंगे, अगर हम इसमें आयरन या स्टील में हम कैसे बनाते हैं, तो इसका एक पूरी प्रोसेस है। जैसे रॉ मटेरियल हम लोग पहले ज़मीन से निकालते हैं और उसको हम लोग प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करने के बाद उसके अंदर हम लोग ऑक्साइड और चीज़ें हम लोग इम्प्योरिटीज़ हटाते हैं, मैग्नीज डालते हैं, क्रोमियम ऐड करते हैं, और फिर इस प्रकार से हम लोग उसको स्टील में कन्वर्ट करते हैं। तो जो ये हमारी इंडस्ट्री है ये ग्रो कर रही है लगातार। और अगर हम 2005 में हमारे जो प्रोडक्शन को देखें, दैट वाज अराउंड 45 मिलियन टन, जो कि 2011 तक आते आते 72 मिलियन टन हो गया। सो 45.7 मिलियन टन से 72.2 मिलियन टन हम लोगों ने पिछले 6-7 सालों के अंदर हम लोगों ने अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया है। मगर इसमें बहुत इंक्रीज़ करने की गुंजाइश है। और जो इस मैप के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया के जो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ जहाँ जहाँ सेट है कि वो ये एरियाज़ आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन हमारा जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है कंपेरेटिव चाइना उतना नहीं बढ़ रहा है। अगर आप मेरे यहाँ पे मैप में देखें कि चाइना के अंदर कितना ग्रोथ आया है। 2005 में हम लोग केवल 45 मिलियन टन प्रोड्यूस कर रहे थे, चाइना 355 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस कर रहा था। 2011 तक आते हम केवल 72 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस कर रहे थे, जबकि चाइना ने उसे डबल करके 682 मिलियन टन तक लेकर चला गया। तो एक बहुत बड़ा जंप जो है वो चाइना बहुत आगे है स्टील प्रोडक्शन में, और इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में ये एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन इंडियन स्टील इंडस्ट्री के लिए भी है। आते हैं हम लोग, अगला है एल्युमिनियम इंडस्ट्री। वेल, स्टील इंडस्ट्री के बाद में जो एल्युमिनियम है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री फॉर इंडिया। एल्युमिनियम जो है वो हीट का अच्छा कंडक्टर है, लाइट का अच्छा कंडक्टर है, और ये बहुत मजबूत होता है, आयरन से भी ज़्यादा मजबूत ये होता है। इसीलिए एरोप्लेन जो है वो इसके बनाए जाते हैं, यूटेंसिल्स बनाई जाती है, इलेक्ट्रिक केबल वायर्स बनाई जाती है। तो इस प्रकार से ये है। इसमें सबसे पहले इसकी जो प्रोसेस है, हम लोग बॉक्साइट को जो है उसको हम लोग प्रोसेस करते हैं और उसको मेल्ट करते हैं, उसमें इम्प्योरिटीज़ हटाते हैं, और उसके बाद में हम लोग उसको शीट में कन्वर्ट कर लेते हैं एल्युमिनियम की, और फिर जो भी प्रोडक्ट बनाना है वो हम बना लेते हैं। अब हम लोग इसके अंदर जो मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, उड़ीसा है, बंगाल है, केरला है, यूपी है, छत्तीसगढ़ है, ये मेन इसके स्टेट्स हैं। 2008-9 में इंडिया ने 15.29 लाख मिलियन टन
एल्युमिनियम का प्रोडक्शन किया है और बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है हमारे लिए। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री पे। केमिकल इंडस्ट्री का जीडीपी में 3% का कंट्रीब्यूशन है और जो हमारी केमिकल इंडस्ट्री इंडिया की है वो एशिया की 3rd सबसे बड़ी और वर्ल्ड की 12वीं सबसे बड़ी केमिकल इंडस्ट्री इंडिया के अंदर है। हम इसमें कई प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स बनाते हैं, फार्मा इंडस्ट्री है, पेंट है, एडिसिव है, सीमेंट है, ये सब हमारी इसी इंडस्ट्री कैटेगरी के अंदर आता है। अब आते हैं हम लोग फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र भी केमिकल के टाइप के, इसमें केमिकल ही यूज़ होते हैं। तो इसमें हम लोग जो फसलों के लिए हम लोग जो मेन 3-4 प्रकार के मेन कैटेगरीज इसमें हैं। हमारे देश में 57 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो नाइट्रोजन या नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। 29 यूरिया की यूनिट्स हैं, 9 हमारे एमोनिया सल्फेट की यूनिट्स हैं। इसके अलावा 68 स्मॉल सुपर सल्फेट बनाने वाली यूनिट्स भी इंडिया के अंदर है। तो खेती के लिए ये यूनिट्स काम कर रही है और बहुत ही अच्छा सेक्टर है, ग्रोइंग सेक्टर है हमारे पास में। तमिलनाडु जो है, गुजरात है, पंजाब है, केरल है, तमिलनाडु है, ये इसके मेन स्टेट है जहाँ पे कि इसका प्रोडक्शन किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं सीमेंट इंडस्ट्री की तरफ। सीमेंट इंडस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट और एक असेंशियल इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन के लिए। बिल्डिंग हाउस, फैक्ट्रीज, रोड, ब्रिजेस, एयरपोर्ट भी रिक्वायर्ड सीमेंट। तो इसीलिए सीमेंट में जो रॉ मटेरियल लगता है दैट इज़ लाइमस्टोन, देन सिलिका, एल्युमिनिया एंड जिप्सम। तो ये सब मिला के सीमेंट का प्रोडक्शन होता है। हम लोग जो पहला सीमेंट इंडस्ट्री है सेटअप किया गया था वो 1904 में किया गया था और अब ये नंबर्स बढ़ रहे हैं। इंडिया के अंदर टोटल 128 लार्ज सीमेंट प्लांट है और 332 स्मॉल सीमेंट प्लांट इंडिया के अंदर है। हम लोगों के पास में सीमेंट बहुत हम एक्सपोर्ट करते हैं, स्पेशली ईस्ट एशिया में, मिडिल एशिया में, अफ्रीका और साउथ एशिया कंट्रीज़ में हम लोग इसको एक्सपोर्ट करते हैं। अगली इंडस्ट्री जो है दैट इज़ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। जो भी हम लोग व्हीकल्स, ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर वगैरह के लिए जो व्हीकल बनाए जाते हैं वो इस इंडस्ट्री के द्वारा दिए जाते हैं, जिसमें बसेस हैं, ट्रक है, मोटरसाइकिल, स्कूटर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, वैन्स, ये सब चीज़ इसके अंदर बनाई जाती है। इस समय हमारे देश में 15 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं जो कि पैसेंजर कार्स बनाती हैं। उसके बाद 9 कंपनियां जो कि मल्टी व्हीकल्स, बस वगैरह बनाती हैं, कमर्शियल व्हीकल्स बनाती है और 14 कंपनियां जो कि 2 व्हीलर्स या 3 व्हीलर्स बनाती हैं। तो इस प्रकार से इंडिया का ऑटोमोबाइल सेक्टर भी एक बहुत अच्छा सेक्टर है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगली इंडस्ट्री दैट इज़ IT एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। टेलीविज़न, सेलफोन, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब इसमें आते हैं और इंडिया के अंदर IT सेक्टर जो है वो 30% एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। सॉफ्टवेयर पार्क वगैरह हम लोगों ने 46 सिटीज़ में स्टैब्लिश करे हैं और IT सॉफ्टवेयर से हम लोग काफ़ी फॉरेन करेंसी भी अर्न कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आपको मैप के ज़रिए हम बता सकते हैं कि किन किन शहरों के अंदर ये ज़्यादा हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक और IT इंडस्ट्री है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।